भूले। क्यों जी, सुबह जो धान बेचने ले गए थे वापस ले आए? बेचा नहीं क्या? नहीं चंद्रा, धान खरीदने वाले सेठ ने आज दुकान नहीं खोला। मेरे साथ आए बाकी किसान भी धान वापस ले गए। 2 दिन से उसने दुकान नहीं खोली। उसकी कमाई जोरों से चल रही है ना, अपनी मर्जी से दुकान खोलता है। अपने आसपास के गांव वाले उसे छोड़कर किसी और के पास धान नहीं बेच सकते, इसीलिए वो घमंडी बन गया। घमंडी नहीं, वो नशेड़ी है। पी के कब कहाँ पड़ा रहे पता नहीं। 4 पैसे मिले नहीं कि पत्ते लेके बैठेगा, पेट भर के पिएगा, कोई काम नहीं। अपनी किस्मत, उसके अलावा कोई और है नहीं। पता नहीं कल भी दुकान खोले या नहीं। अच्छा सुनिए, धान बेचकर आपको पैसे मिल जाएं, त्योहार में बेटे के लिए अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीदने थे। सोच रही थी कुछ पकवान भी बना लूंगी। आप कल फिर हो आइए ना। इतनी दूर चक्कर लगा के एक ही दिन में थक गया। कल नहीं जा पाऊंगा। वैसे भी कल दुकान खोलेगा या नहीं पता नहीं, 2 दिन बाद जाऊंगा। ये कहकर दीनानाथ जाकर घर के दलान पर बैठा। इतने में उसका बेटा कुशल वहाँ आ गया। क्यों बेटा, तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई या चल रहे हैं? परीक्षाएं खत्म हो गई है, अब छुट्टियां चल रही है। गांव में तो 10 कक्षा तक ही है। गांव में पढ़ाई तो खत्म हुई, अब आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ेगा। शहर में पढ़ेगा? मगर बहुत खर्चा लगेगा ना बेटा। वैसे भी हर रोज शहर जाना मुश्किल पड़ेगा ना। हर रोज शहर कैसे जाऊं? ये नहीं हो सकता। मुझे वहीं रह के पढ़ाई करना पड़ेगा। गांव से आना जाना नहीं कर सकता। आने जाने का कोई सुविधा भी तो नहीं है। बाप रे, वहीं रह के पढ़ेगा? तो शहर में कोई मकान किराए पे लेके रहेगा क्या? बहुत पैसे लगेंगे ना बेटा। वैसे भी हमारी आमदनी बहुत कम है, इतने पैसे हम कहाँ से लाए? ज्यादा खर्चा नहीं होगा पिताजी। हम 3-4 दोस्त साथ मिलकर कोई मकान किराए पे ले लेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँ? जो तेरी मर्जी। हमें तो पढ़ाई कभी नसीब नहीं हुई, तू ही पढ़ा लिखा बन जा। अभी तो थोड़ा वक्त बाकी है, देखेंगे, कोई उपाय निकालेंगे। माँ त्योहार में नए कपड़े लेने को कह रही थी। आप पैसे दोगे तो मैं दोस्तों के साथ जाके खरीद लूंगा। कैसे कपड़े बेटा? धान अभी बिका नहीं और वीरू ने आज फिर से दुकान नहीं खोला। पता नहीं कल खोले कि नहीं। वैसे भी कल मेरे से जाना नहीं होगा, तू चला जा। कल वीरू के दुकान पर धान उतार देना और पैसे ले आना। 50 बोरियां हैं, 5 रुपए बोरी के हिसाब से 250 रुपए देगा। इसके बाद कुशल दूसरे दिन सुबह धान लादकर वीरू के दुकान जाने के लिए निकल पड़ा। अरे बाप रे, कितना दूर है। अभी 1 घंटा और जाना पड़ेगा। मेरे किसी दोस्त को साथ ले आता तो अच्छा होता। बातों बातों में रास्ता कट जाता। कुछ देर बाद कुशल वीरू की दुकान तक पहुंच गया, पर वीरू का दुकान फिर से बंद था। भाई साहब, वीरू जी ने अभी दुकान नहीं खोला। दोपहर तक दुकान नहीं खोलेगा, कैसे चलेगा? आज दुकान खोलेंगे भी कि नहीं? 3 दिन हो गए उसे दुकान खोले हुए। वो किस वक्त दुकान खोलेगा? खोलेगा कि भी नहीं ये पता नहीं। पियक्कड़ आदमी है, कौन जाने पीकर कहाँ पड़ा है। तो फिर आज भी मेरा सारा धान मुझे घर वापस ले जाना पड़ेगा क्या? क्या करोगे? आसपास के गांव वाले इसके वजह से बेजार हो रहे हैं। इसके अलावा कोई और है भी तो नहीं। तो आज भी पैसे नहीं मिलेंगे। ये अकेला है इसलिए इसका धंधा चल रहा है। एक काम करता हूँ, अगर मैं शहर की तरफ जाऊँ तो जितनी दूर मैं अभी आया हूँ उतना दूर जाना पड़ेगा। जो होगा सो होगा। आज तो पैसे लेकर ही घर लौटूंगा। थोड़ा हिम्मत धरता हूँ और शहर चलता हूँ। ये सोचकर कुशल फिर धान बेचने के उद्देश्य से शहर की तरफ निकल पड़ा। अच्छा सेठ जी, 50 बोरे धान है मेरे पास, आपके पास बेचने आया हूँ। लगता है काफी दूर सफर करके आए हो। कौन सी गांव से आए हो तुम? हाँ, बहुत दूर सफर किया है। दुर्गापुर गांव का हूँ। क्या कहा? दुर्गापुर से आए हो? बहुत दूर से आए हो। हाँ सेठ जी, मेरे 50 बोरी आप खरीद लो और पैसे दिलवा दो तो मैं घर की तरफ चलूं। वापस उतना दूर जाना है, घर लौटते लौटते शायद रात ही हो जाएगा। ठीक है, बोरी के 6 रुपए के हिसाब से 300 रुपए दे रहा हूँ, पर बोरियां उतारने के लिए आज कूली तो है नहीं मेरे पास। तुम ही इन्हें उतार दो, 5 रुपए और दे देता हूँ। अरे ये कौन सा मुश्किल है, उतार देता हूँ। फिर कुशल ने शहर के उस सेठ को धान बेचा, पैसे लिए और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। अरे वाह, शहरा मेरे कितना अच्छा काम किया। शहर तक मेरे आने से मुझे आज 55 रुपए का फायदा हुआ है। यानी कि वो वीरू बाबू
हमसे बोरियां 5 रुपए में खरीदता था और शहर में उन्हें 6 रुपए में बेचता था। अब उसे मुनाफा अच्छा मिलता था तो आंखें चौधा गई। मन मर्जी से दुकान खोलता था या फिर दुकान बंद ही कर देता था। 4 पैसे आ गए तो नशेड़ी बन के घूम रहा है। अब तो नए कपड़ों के लिए माँ से पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं है। मुझे जो मुनाफा हुआ है, खुद के कपड़े खरीदने के बाद माँ बाबू जी के लिए भी नए कपड़े खरीद सकता हूँ। सोचते हुए जब तक वो गांव पहुंचा, शाम हो गया। चबूतरे पे कुशल को अपना दोस्त योगी मिला। हमें सिनेमा जाना था ना, सुबह से दिखा ही नहीं। कहाँ घूम रहा था? धान बेच के पैसे लेके लौट रहा हूँ, इसलिए मिल नहीं पाया। यानी कि पैसे मिल गए तो कल चले सिनेमा फिर। सुन, इस बार टिकट मैं नहीं तू निकालेगा, समझा? ठीक है चल, मेरे पैसे से मैं तुझे सिनेमा ले चलता हूँ, चलेगा? बशर्ते कल सुबह 8 बजे तुझे मुझसे मिलना पड़ेगा, तभी मैं तुझे सिनेमा ले जाऊंगा। अरे ये क्या, सिनेमा तो 11 बजे है। 8 बजे जाके क्या करेगा बता? उससे तुझे क्या करना है? तू मुझे सुबह 8 बजे मिलना, सिर्फ सिनेमा ही नहीं दिखाऊंगा, मैं तुझे कुछ पैसे भी दूंगा, मिलेगा? तू सिनेमा भी दिखाएगा, पैसे भी देगा? क्यों भाई, कोई पैसों का पेड़ उगा है? ठीक है, कल सुबह 8 बजे मिलता हूँ, देखता हूँ तो अपनी बात पर कितना खरा उतरेगा। इसके बाद कुशल चबूतरे से अंधेरा होते होते अपने घर पहुंचा। क्यों कुशल बेटा, इतना समय क्यों लगा? मैंने सोचा दोपहर तक आ जाएगा। रात तक क्या कर रहा था? पिताजी, आज भी वीरू जी ने दुकान नहीं खोला था। मुझे घर लौटना अच्छा नहीं लगा था, मैं शहर चला गया धान बेचने, तो इतनी देर हो गई। ये लीजिए आपके 250 रुपए। तू तो बड़ा चालाक निकला, काम करके लौटा। मैं तो लौट के वापस आ जाता। ठीक है, ये ले 20 रुपए रख। नए कपड़े खरीदने थे तुझे, खरीद ले। रहने दीजिए पिताजी, आज नहीं चाहिए, मैं खुद से मांग लूंगा। अच्छा एक बात पिताजी, विष्णु चाचा और सुभाष मामा ने भी अपना धान बेच दिया है क्या? नहीं बेटा, उन्होंने भी नहीं बेचा। हमारे 50 बोरे थे, मगर उनके तो 100 से ज्यादा हैं। कल परसों बेच देंगे। क्यों रे कुशल, खाना लगा दूं क्या तेरे लिए? मुझे अभी भूख नहीं लगा है माँ, मैं थोड़ी देर में लौटता हूँ। तुरंत फिर कुशल पास में अपने चाचा विष्णु के यहाँ पहुंचा। प्रणाम विष्णु चाचा। अच्छा क्या चल रहा है, खाना वाना हो गया? नहीं बेटा, नहीं खाया, खाऊंगा। परीक्षा कैसे लिखा तुमने? आज इस तरफ कैसे आ गए? कुछ नहीं चाचा जी, अभी अभी धान बेचकर पैसे लेके पापा को देके आ रहा हूँ। परीक्षाएं खत्म हो गई, ऐसे ही वेला घूम रहा था, इसलिए धान बेचने चला गया। अच्छा चाचा जी, आपने धान बेच दिया क्या? नहीं नहीं कुशल, कल परसों बेचूंगा। तेरी तरह बेटा होता तो अच्छा होता, उसे कहता। अरे आप भी ना चाचा जी, बोलो तो मैं कल जाके धान बेचाऊं। मेरे पास कोई काम तो है नहीं। वैसे बोरिया है कितनी आपके पास? अरे बेटा, बेचाएगा धान? तुझे मैं 5 रुपए दूंगा। देख बेटा, 100 बोरी है, गाड़ी मैं करवा देता हूँ, तू सिर्फ जाके बेच आना। अरे चाचा जी, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपका ये काम कर दूंगा, ठीक है? कल सुबह 7:30 बजे तक तैयार रहिएगा। अब 100 बोरिया है तो हमारी गाड़ी भी ले आए क्या? ठीक है, 50 तेरी गाड़ी में, 50 मेरी गाड़ी में लाद देना। पर दूसरी गाड़ी हाकेगा कौन बता? है मेरा एक दोस्त, हाँक लेगा। अच्छा मेरी गाड़ी ला रहा हूँ तो 5 रुपए और लगेंगे, देख लो। मेरे लिए नहीं, बैल को दाना देना होगा ना। कौन सी बड़ी बात है, तू 5 की जगह 7 रुपए ले ले, ठीक है? फिर दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे तक 2 बैलगाड़ियों में धान की बोरियां लादकर मंदिर के पास कुशल अपने दोस्त योगी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद योगी आ पहुंचा। तूने वक्त बताया था, मैं 5 मिनट पहले पहुंच गया। अरे ये बता, तू मंदिर के पास क्या कर रहा है? अच्छा सुन, मैं सोच रहा हूँ आज तुझे 15 रुपए दूं। ऊपर से सोच रहा था तुझे सिनेमा भी दिखा लाऊं। क्या कहा? 15 रुपए देगा? इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आए? मुझसे चोरी वोरी करवाएगा क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे बैलगाड़ी हाँकना आता है ना, गाड़ी हाँक ले बस। मैं आज तुझे 15 रुपए दूंगा। अरे ये क्या कह रहा है, गाड़ी तो मैं हाँक लेता हूँ, कौन सी हाँकूं? अच्छा सुन, हमें धान की बोरियां अलग अलग गाड़ियों में लाद कर उन्हें बेचकर पैसे लेके घर लौटना है बस। हम दोनों अच्छे दोस्त है ना, गप्पे मारते हुए घूम आएंगे, थकावट भी नहीं होगी। नेकी और पूछ पूछ, चल चलते हैं। 15 रुपए देगा तो क्यों नहीं चलूंगा। इस तरह जोगी को समझा बुझाकर दोनों दोस्त धान के दोनों गाड़ियों को लेकर निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें वीरू का दुकान दिखा। आज तो वीरू का दुकान खुला दिख रहा था। अच्छा हुआ, वीरू ने आज दुकान खोला है, बोरिया यहाँ उतार दे। अरे भाई, यहाँ नहीं, हमें तो शहर तक जाना है, धान हमें शहर में बेचना है। बाप रे, शहर तक जाना है? अब तो काफी दूर जाना पड़ेगा भाई। तुझे मैं 3 रुपए देने के बजाय 15 रुपए दे रहा हूँ इसी काम के लिए। तू अगर शहर तक चल रहा है तो ठीक है, वरना गाड़ी तू यहीं पर छोड़ दे, 3 रुपए लेके लौट जा। ठीक है, शहर में 15 रुपए देगा ना, या फिर कोई चालाकी दिखाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे 15 रुपए मैं जरूर दूंगा। देख तू जितना खटेगा उतना पैसे तू कमाएगा।
बिना खटे पैसे कैसे कमाएगा बता, तू ही सोच जरा। फिर योगी को समझाकर कुशल शहर में सेठ के दुकान तक उसे ले पहुंचा। अच्छा योगी, तू यहीं पर रुक, मैं भी आता हूँ। फिर कुशल ने सेठ जी से 100 बस्तों का दाम मुहैया करा के 600 रुपए लेकर धान की बोरियां उतारकर घर लौटते वक्त, ये ले योगी तेरे 15 रुपए, चले क्या सिनेमा देखने? अब काय का सिनेमा भाई, घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। चल चल निकलते हैं यहाँ से। अच्छा कल भी आएगा, तुझे मैं 15 रुपए और दूंगा। क्यों नहीं चलूंगा, जरूर चलूंगा। फिर गांव लौटकर विष्णु चाचा को 100 बोरियों का दाम 500 रुपए दे दिया। आज 100 बोरियों के मैंने 100 रुपए कमाए, उसमें से योगी को मैंने 15 रुपए दे दिए, तो मेरे पास बचे 85 रुपए। इसके अलावा विष्णु मामा ने जो 5 रुपए दिए उसे अगर जोड़ लूं तो 90 रुपए का मुनाफा है। सुभाष मामा को भी अगर मैं पटा लूं और कल भी 100 बोरियां जाके शहर में बेचाऊं, 90 रुपए मुनाफा और हो जाएगा। यानी कि मेरे पिताजी साल भर पसीना गवा के 250 रुपए मुनाफा कमाते हैं। मैं कल के 50 को भी अगर जोड़ूं तो सिर्फ 3 दिन में मैंने 230 रुपए कमाए हैं। लगता है ये धंधा बढ़िया है। अपनी दोस्त की मदद से सुखी मामा के धान के साथ साथ बाकी गांव वालों को भी धान बेचने के लिए मनाकर सारा धान शहर के सेठ को बेचकर उस महीने 1000 रुपए मुनाफा उसने कमाया। ये सारी बातें उसने अपने पिता को नहीं बताई। इस बीच कुशल के परीक्षा के नतीजे भी आ गए, वो उत्तीर्ण हो गया। इस बीच गांव में धान का दुकानदार वीरू खराब तबीयत की वजह से गुजर गया। अच्छा बेटा, मैंने सुना कि तू पास हो गया। हाँ, अब शहर में अच्छे कॉलेज में भर्ती लेगा क्या? वहाँ दोस्तों के साथ मिलकर घर किराए पे लेगा क्या? वैसे खर्चा कितना आएगा बेटा? पिताजी, मैं आगे पढ़ने के लिए शहर नहीं जाऊंगा, मैं व्यापार करना चाहता हूँ। इसके बाद वो पहली बार जब धान बेचा था तब से लेकर आगे की पूरी कहानी अपने पिता को बताई। देखो कुशल बेटा, तुमने जो किया बढ़िया था, कोई और काम था नहीं तो ये काम कर लिया तूने। पर पढ़ने की उम्र में व्यापार के बारे में पढ़ाई खराब हो जाएगा बेटा। पढ़ाई से ज्यादा फायदा नहीं होगा पिताजी, बस किसी के यहाँ नौकरी मिल जाएगी। नौकरी करूँ तो महीने का 70 या 80 रुपए का मुझे पगार मिलेगा। वहीं अगर मैं व्यापार करूँ उससे 10 गुना ज्यादा मैं कमा लूंगा। ऊपर से व्यापार करने का यही सही समय है। वो वीरू बाबू का दुकान भी तो बंद हो गया है। तेरी मर्जी बेटा, जो बोलना था मैंने बोल दिया। फिर कुशल ने वीरू के दुकान का ना होने का फायदा उठाया। किसान से वो खुद ही धान खरीदने लगा और शहर में जाकर बेचने लगा। बहुत जल्द उसने दुकान भी खोल ली, पर हर काम को वो नफा नुकसान में ही तोलता। क्यों राजीव, धान बेचने आए हो क्या? हाँ बाबूजी, 50 बोरियां है, आप दाम बता दे तो मैं घर लौट जाऊंगा। अच्छा दिखाओ तो जरा, धान है कैसा? ये लीजिए, धान देख लीजिए। ये क्या, धान का गुणवत्ता कम दिख रहा है, आप खुद ही देख लो चाहो तो। ठीक ही तो है बाबूजी, मैं घर पे रोज इसी धान का भात खाता हूँ। मैंने अगर तुमसे ये धान खरीद लिया, मिल वाला जब मुझसे खरीदने आएगा बहुत कम दाम देगा, मेरा नुकसान हो जाएगा भाई। इसका तो मैं बोरी का 4 रुपए दूंगा बस। बेचना है तो बेचो वरना चलते बनो। ये क्या बोल रहे हो? अब 4 रुपए में ही लेना है तो लो, पैसे दो तो मैं निकलूं। फिर धान बेचने वाले किसान के जाने के बाद रुई बेचने वाला किसान आया। क्यों कुशल, कैसे हो? तुम्हारे पिताजी कैसे हैं बताओ? अरे शायद अब तक खबर नहीं पहुंचा, हमारे पिताजी को गुजरे 3 महीने हो गए। ये देखो, मुझे किसी ने खबर तक नहीं दिया। वैसे भी 4 कोस दूर है हमारा गांव यहाँ से, इसीलिए पता नहीं चला। मैंने सुना तुम रुई भी खरीद रहे हो। हाँ रामदीन जी, मैं रुई भी खरीद रहा हूँ। हमारे किसानों को बहुत दूर जाकर बेचना पड़ रहा था, इसीलिए धान के साथ साथ मैं रुई भी खरीद रहा हूँ। मेरे पास रुई के 100 बोरियां है। ये देखो, ये रुई है, जरा देख के बताओ। रामनाथ जी, इस रुई का गुणवत्ता काफी कम है। इस गुणवत्ते वाले रुई को खरीदने के लिए कोई मिल वाला आगे नहीं आ रहा है। बोरी प्रति 6 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। अरे ये क्या, पिछले साल तो यही गुणवत्ता वाले रुई को मैंने बोरी 8 रुपए में बेचा था, पर इस साल 2 रुपए कम क्यों बोल रहे हो बताओ? देखिए रामदीन जी, मैं रुई को ज्यादा दाम में खरीद के कम दाम में तो बेच नहीं सकता, आगे आपकी मर्जी। ठीक है, अब क्या करूँ मैं? 6 रुपए हिसाब ही दे दो। फिर रुई के किसान के जाने के बाद, अरे बाबूजी, राजीव ने जो धान लाया था वो अच्छा ही था, रामू जी ने जो रुई लाया था वो भी अच्छा था। मुझे लग रहा है आपने उनको सही दाम नहीं दिया बाबूजी। अरे आपको क्या पता है व्यापार के बारे में? 100 बातें बनाकर भी हमें जितना कम में हो सके किसान से माल खरीदना होता है और ज्यादा मुनाफे में हमें बेचना होता है।
उसे व्यापार कहते हैं। आपका ज्ञान आपके पास रख लिया करो। जो भी किसान आता उसे ठग के कम दाम में उनसे सामान खरीदता और ज्यादा दाम में मिल वाले को बेचता। इस तरह से व्यापार करते करते कुशल के 50 साल पूरे हो गए। अकस्मात बीमार पड़ गया। वो वैद्य जी से मिलने चला गया। रोग तो चरम सीमा पे है, इसका भी कोई इलाज नहीं बना है। सीधी सीधी बात है, 1 साल से ज्यादा जीना मुश्किल है। अरे वैद्य जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? कुछ कोशिश तो कीजिए, पैसों की फिक्र मत कीजिए। आप कितना भी खर्चा करवा लो, फायदा नहीं है। इत्मीनान के लिए शहर के बड़े अस्पताल में दिखा लीजिए। वो जो भी अस्पताल में दिखाता सब एक ही बात कहते। वो समझ गया कि 1 साल से ज्यादा वो जिएगा नहीं, तो वो बहुत दुखी हो गया। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन अरे राघव, तुम्हें क्या तकलीफ है? मुंह क्यों लटकाए बैठे हो? क्या बताओ बाबूजी, मेरी बेटी की शादी तय हुई है। सगाई के दिन ही वो दहेज देने को कह रहे हैं। मैं पैसे जुगाड़ करके घर जा रहा था, चोरों ने बीच रास्ते चोरी कर ली। अब उसको दहेज देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। अब तो मौत ही सहारा है। अरे ये क्या बात हुई? बेटी की शादी सर पे और तुम ऐसे कह रहे हो? गलत बात है। वैसे तुम्हारा दहेज है कितना? 5,000 रुपए मालिक। मैं तुम्हें 6,000 देता हूँ। दहेज देकर बचे हुए पैसे शादी में लगेंगे। मालिक, अब चुप चुप जियो, आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उससे पैसे लेकर राघव के जाने के बाद आज मुझे बहुत मन की शांति मिल रही है। पैसे लेकर राघव की खुशी से ज्यादा पैसे देकर मुझे खुशी हो रही है। मन को बड़ी ठंडक पहुंची। फिर कुशल ने कितने ही दान धर्म किए। गांव में मुफ्त के अस्पताल, मुफ्त की पाठशालाएं खोल डाली। पैसा कमाने से ज्यादा पैसों का सद्विनियोग करके जो आनंद मिला उसका अनुभव करके जिंदगी गुजारने लगा। अच्छा, सारे डॉक्टर मुझे देख के कहते थे मैं 1 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगा। इस बात को 2 साल हो गए, मैं अभी मरा नहीं। एक बार जाके वैद्य जी से मिलकर मेरी सेहत के बारे में पता कराता हूँ। एक दिन कुशल वैद्य के पास अपने सेहत की जानकारी लेने अपने मुनिम लक्ष्मण को साथ लेकर गए। कुशल की सारी बातें सुनकर वैद्य ने कहा, आपका जांच करके पता चला आप में पुरानी रोग के कोई लक्षण तो है नहीं। आपका रोग कम हो गया है। वैद्य होकर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हुआ कैसे? फिर कुशल ने वैद्य से सारे जांच करवाकर उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई ये जानकर घर लौटते हुए, अच्छा लक्ष्मण, बता हो क्या सकता है? जिस वैद्य ने कहा मैं 1 साल से ज्यादा जी नहीं सकता, आज खुद ही कह रहा है मैं पूरी तरह रोग मुक्त हो गया हूँ। इस बात से मेरी हिम्मत दुगनी हो गई है। मालिक, आप अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। पिछले 2 सालों से आपकी सोच में काफी बदलाव है। पहले की तरह व्यापार में ऊंच नीच ना करके, किसी का नुकसान भी ना करके, आपकी पूरी कमाई दान धर्म और पुण्य में लगाकर अपने मन को शांत रखा है आपने। जब हमारी सोच में कोई खोट ना हो, शरीर में भी कोई रोग नहीं होता। हमारी सेहत हमारे मन की शांति और चंचलता पे निर्भर करता है। ये मेरा अनुभव है। तू सच ही कह रहा है।